वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें दो प्रमुख स्रोत हैं, अर्थशास्त्र और इंडिका। इसके साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म ग्रंथ, जिनमें मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में काफ़ी सारे कथानक दिए गए हैं। चलिए मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन की शुरुआत करते हैं। मौर्य काल को अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में बांटते हैं। स्रोत राजनीतिक दशाएं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ और वराहदत्त को पढ़ेंगे। वराहदत्त जो इसका अंतिम शासक होता है और चंद्रगुप्त इसके संस्थापक होते हैं। उसके बाद प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में मंत्रिगृह, प्रधानमंत्री, तीर्थ अध्यक्ष, नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन और राजस्व प्रशासन का अध्ययन करेंगे। उसी तरह प्रांत को देखेंगे कि प्रांतों का विभाजन कैसे किया गया है, उसके बाद सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इस तरह प्रांतीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे। मौर्यकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र का भी अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में मौर्यकाल एक मील का पत्थर साबित होता है। उस समय व्यापार भारत के पक्ष में होता है। फिर इतने बड़े साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण हुए, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे। तो पहले भाग में इसमें हम स्रोत का अध्ययन करेंगे। स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें साहित्यिक स्रोतों का हम अध्ययन करेंगे। पहली बार साम्राज्य का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। स्रोत को 2 भागों में बांटते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत को हम अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में बांटते हैं। अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता चाणक्य हैं, जो मौर्य काल का एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है। नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन यह राजनीति का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है इंडिका। ये मेगास्थनीज की रचना है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आता है। उसके बाद जो यूनानी लेखक हैं, स्ट्रेबो, एरियम, जस्टिन, एपियानस, प्लूटार्क और प्लिनी, इनके विवरण का अध्ययन करेंगे। इन्होंने मौर्य काल के लिए काफ़ी कुछ अपना विवरण दिया है। फिर बौद्ध ग्रंथ महावंश, दिव्याविधान, महाबोधिवंश, इनका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को ये क्षत्रिय बताते हैं। फिर जैन धर्म ग्रंथ पर्शिष्ट पर्वन, इनका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखना द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। फिर उस समय के और अन्य ग्रंथ हैं, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर और मुद्रा राक्षस, इनका भी अध्ययन करेंगे, जिससे हमको मौर्य काल के विषय में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं, अभिलेख, मृदभांड और छल्लेदार कुएं। तो अभिलेख को हम 4 भागों में बांटते हैं। सोहगौरा का ताम्रपत्र, जो गोरखपुर में, यहाँ से प्रश्न बनता है कि सोहगौरा कहाँ है, ये गोरखपुर में है। महास्थान अभिलेख बोगरा, ये बांग्लादेश में है। ये पुंड्रवर्धन उसके प्रांत में था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि महास्थान का अभिलेख कहाँ है, तो बोगरा बांग्लादेश में है। फिर अशोक का अभिलेख, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। और फिर शक राजा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील का पूरा वर्णन किया गया। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनता है। मौर्य काल में मृदभांड जो है, उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड पाए जाते हैं, जिसको NBPW बोलते हैं। ये प्रश्न आता है कि मौर्य काल में कौन से मृदभांड थे, तो उत्तरी काले पालिश वाले। जैसे कि हमने देखा कि आर्य, जो ऋग्वैदिक आर्य, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड PGW मृदभांड थे। तो उसी तरह मौर्य काल में उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड इसकी विशेषता थी, और छल्लेदार कुएं। तो चलिए साहित्यिक शोध की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र देखते हैं। अर्थशास्त्र, इसके रचयिता चाणक्य हैं। इनके कई नाम हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ये इनके बहुत प्रसिद्ध नाम हैं। यह राजनीति व लोक प्रशासन का ग्रंथ है।
इसकी तुलना द प्रिंस जो मैकियावेली की ग्रंथ है उससे की जाती है कि अर्थशास्त्र जो है द प्रिंस के समान है। अर्थशास्त्र चाणक्य के विषय में कुछ अन्य तथ्य हैं जिनको जान लेना। इनके पिता का नाम चणक था, जिसके आधार पर इनका नाम चाणक्य पड़ा। इनका मूल नाम अजय था। बचपन का नाम इनका विश्वगुप्त था। पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षव, तो द्विजर्षव का अर्थ है श्रेष्ठ ब्राह्मण, और इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, तो इनकी रचना अर्थशास्त्र को द प्रिंस के समान बताया गया, इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। द प्रिंस राजनीति शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके अन्य नाम हैं अंश, अंशुल और कौटिल्य। तो ये प्रमुख इनके नाम हैं। जहाँ से प्रश्न बनता है कि द्विजर्षव किसे कहा गया है, तो चाणक्य कहा गया है। किसने कहा है, पुराणों में कहा गया है। अब अर्थशास्त्र, इनके जो मूल जो ग्रंथ है इस पे हम चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र ये 15 अधिकरण मतलब 15 भाग में है। 180 उपभाग या प्रकरण में है। 6000 श्लोक है। ये चंपू शैली में है, गद्य तथा पद्य में लिखा गया है। यह अन्य पुरुष में रचित ग्रंथ है। ये इसकी विशेषता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र कितने भाग में, कितने अधिकरण में, तो 15 अधिकरण में है। कितने उपभाग में, तो 180 उपभाग में है। 6000 श्लोक है। ये चंपू शैली का ग्रंथ है। यह अन्य पुरुष में रचित ग्रंथ है। चाणक्य ये तक्षशिला के शिक्षा केंद्र के आचार्य थे और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाकर शिक्षा दीक्षा देते हैं। जाली कीथ विंटरनिट्ज, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना नहीं मानते। ये प्रश्न बनता है कि कौन विद्वान अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना नहीं मानते, तो जाली कीथ और विंटरनिट्ज। यहाँ से बहुत कठिन प्रश्न बनते हैं, इसीलिए साहित्य स्रोत को अलग किया गया है। तो जाली कीथ विंटरनिट्ज इसको कौटिल्य की रचना नहीं मानते। शाम शास्त्री, जैकोबी, स्मिथ, काशी प्रसाद जायसवाल अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना मानते हैं। इसमें शाम शास्त्री जो हैं 1909 में अर्थशास्त्र का पूरा जो है संकलित करते हैं। इसमें 15 अधिकरण हैं, तो इन 15 अधिकरणों में क्या क्या इसकी विषय वस्तु है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अधिकरण। प्रथम अधिकरण में राजस्व संबंधी विविध विषय हैं। द्वितीय अधिकरण नागरिक प्रशासन का वर्णन है। तृतीय चतुर्थ अधिकरण दीवानी, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख किया गया है। पंचम अधिकरण सम्राट के सभासद एवं अनुचरों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख है। देखिए 6 अधिकरण तक मुख्य, उसके बाद 6 के बाद इनके जो और 9 अधिकरण होते हैं इनमें कॉमन चीज़ें हैं। तो इन 6 अधिकरणों को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। पहले में राजस्व है, द्वितीय में नागरिक प्रशासन का वर्णन है, तृतीय चतुर्थ में दीवानी, फौजदारी, व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख है, और पंचम में सम्राट के सभासद एवं अनुचरों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है। छठा अधिकरण सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है कि राज्य के सप्तांगों का वर्णन है। क्या क्या सारा राज्य के सप्तांग है? स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष, मित्र। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वामी राज्य के सप्तांगों का वर्णन कहाँ से है, तो छठा अधिकरण में है। इसमें कौन राज्य के सप्तांग के अंतर्गत नहीं है, तो 3 दिया जाएगा, 1 गलत दिया जाएगा, तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि कौन नहीं आता है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष, मित्र, ये राजा के सप्तांग हैं, छठे अधिकरण से लिखे गए हैं। अंतिम 9 अधिकरण जो हैं इसमें राजा की विदेश नीति, सैनिक नीति, अभियान, युद्ध में विजय के उपाय, युद्ध वसन तथा विविध विषय हैं। तो अंतिम 9 को आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन शुरू के 6 अधिकरण को आपको ध्यान देना। छठा सबसे महत्वपूर्ण है। गुप्तचर व्यवस्था। अर्थशास्त्र में लगभग सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। राजनीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गुप्तचर व्यवस्था को महामात्य सर्प, जिसको गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहते थे। गूढ़ पुरुष जिनको गुप्तचर कहा जाता था। गुप्त 2 प्रकार के थे, संस्था और संचार, संचरा।
संस्था वे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। ये एक ही जगह रहते थे, संस्थाओं में संगठित होकर के कार्य करते थे। संचार, ये गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। तो गुप्तचर दो प्रकार के थे। गुप्तचर विभाग, यहाँ से प्रश्न बनता है गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे, तो महामात्या सर्प, और गुप्तचर किसे कहते थे, गूढ़ पुरुष को। नर गुप्तचर को संति, तिसरा शरद, और स्त्री गुप्तचर को वृषली, भिक्षुकी और परिव्राजक कहते थे। ये प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। एरियन गुप्तचरों को ओवरसियर कहता है और स्ट्रेबो गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहता है। ये भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं। न्याय व्यवस्था, दो प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थली और कंटक शोधन। धर्मस्थली न्यायालय दीवानी न्यायालय था, इसका न्यायाधीश व्यवहारिक था। कंटक शोधन ये फौजदारी न्यायालय था, इसका न्यायाधीश प्रदेष्टा था। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि प्रदेष्टा किसका न्यायाधीश था, तो प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश था, जिसको कंटक शोधन कहते थे। और धर्मस्थली को दीवानी न्यायालय कहते हैं, इसका न्यायाधीश व्यवहारिक था। ये सुमेलित करने के लिए बहुत आता है। जैसे कि हमने बताया कि 1909 में श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र को संकलित किया। तो ये भी प्रश्न कई बार आया कि अर्थशास्त्र संकलित किसने किया, कब किया, तो 1909 में श्याम शास्त्री महोदय ने किया। इंडिका, ये मेगास्थनीज की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। जब सेल्यूकस 305 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर सेल्यूकस को हराता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी पुत्री से हेलेना से विवाह करता है। तो उसके बाद राजदूत के रूप में मेगास्थनीज भारत आता है और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। यहाँ रख कर उसने एक ग्रंथ की रचना की, इंडिका, जो वास्तव में अब प्राप्त नहीं है। उसके उल्लेख कई सारे विद्वानों के उदाहरणों में मिलते हैं, जिसके आधार पर उसको संकलित करने का प्रयास किया गया। तो इंडिका के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनको देखते हैं। ये मूल रूप से प्राप्त नहीं है, ये ग्रंथ प्राप्त नहीं है, इसके उद्धरण ही प्राप्त होते हैं, जिससे पूरा स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। स्वानवेग ने 1846 ईस्वी में इंडिका का संकलन किया। स्वानवेग महोदय हैं जिन्होंने 1846 ईस्वी में इंडिका का संकलन किया। जैसे 1909 ईस्वी में श्याम शास्त्री महोदय ने अर्थशास्त्र का संकलन किया, तो वैसे 1846 ईस्वी में स्वानवेग महोदय ने इंडिका का संकलन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से काफ़ी बनता है। एरियन, स्ट्रेबो, जस्टिन प्लूटार्क, डियोडोरस और प्लिनी, इनके कथनों में मेगास्थनीज के जो इंडिका है इनके उद्धरणों को शामिल किया गया है। 1891 ईस्वी में क्रिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। मेगास्थनीज ये 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई संलेखना द्वारा, तो 299 तक ये रहता है। ये सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया है। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र, जिसको पोलीप्लोथा कहता था, इसका एक विस्तृत वर्णन किया है। पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसका संस्थापक उदयन था। पाटलिपुत्र की लंबाई चौड़ाई 16 किलोमीटर, इसकी लंबाई, इसको 80 स्टेडिया कहते हैं, और 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी, इसको 25 स्टेडिया कहते हैं। इसमें 185 मीटर चौड़ी गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसकी गहराई 30 हाथ थी। तो मतलब एक बहुत सुरक्षित एरिया जो पाटलिपुत्र को बनाया गया था कि 185 मीटर चौड़ी और 30 हाथ गहरी खाई खोदी गई थी, जिससे कोई भी सेना पाटलिपुत्र पर आक्रमण न कर सके। और 16 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा उसका परकोटा बनाया गया था। इसको 16 किलोमीटर को 80 स्टेडिया और 5 किलोमीटर को 25 स्टेडिया कहता है वो। इसमें कुल 64 दरवाजे या तोरण थे, 564 खिड़कियां या बुर्ज थीं। इस तरह से एक विशाल पाटलिपुत्र की वो वर्णन करता है। पाटलिपुत्र की पहचान कुम्भहार या कुसुमपुर से होती है। ये प्रश्न बहुत आया है कि पाटलिपुत्र की पहचान किससे होती है, तो कुम्भहार या कुसुमपुर से होती है। उसकी 4 दीवारी जो परकोटा है, जो 80 स्टेडिया और 25 स्टेडिया का है, 80 स्टेडिया की लंबाई, 25 स्टेडिया की चौड़ाई है। 4 दीवारी की पहचान
बुलंदी बाग से होती है और उसके राजप्रसाद, उसके महल की पहचान कुम्भहार से होती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत आया हुआ है कि पोलीब्रोथा या पाटलिपुत्र को किसने बताया। उसकी लंबाई 80 स्टेडिया है, चौड़ाई 25 स्टेडिया है, उसकी चारों तरफ गहरी खाई खुदी हुई लंबाई जिसकी चौड़ाई 185 मीटर है, उसकी गहराई 30 हाथ है। तो इस तरह से प्रश्न बहुत बनते हैं। मेगास्थनीज का ये वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था। स्नूपर महोदय कहते हैं कि ये महल जो है लकड़ी का बना हुआ था, आग लगने से ये नष्ट हुआ था। अब बहुत दिनों तक उसका महल बचा रहा। फायान जो गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आता है, उस समय तक यह महल था। तो उस महल को देख कर कहता है कि मौर्य राजप्रसाद देवदूतों द्वारा निर्मित है। यह कहता है कि मौर्य राजप्रसाद जो है, इतना बड़ा राजप्रसाद किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं हो सकता है, इसको देवदूत ही बना सकते हैं। एरियन कहता है उसे सूसा तथा एक बतना से भी सुंदर बताता है। ये एक प्रश्न बहुत पूछता है कि फायान क्या कहता है, इसको देवदूतों द्वारा निर्मित कहता है। एरियन इसे सूसा तथा एक बतना से भी सुंदर बताता है। एरियन कहता है कि इस महल में भारत का महानतम नरेश निवास करता था। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को सुगाडग कहा गया है। ये जो चारों कथन हैं ये बहुत बार आते हैं। किसने बताया आग द्वारा नष्ट हुआ, तो स्नूपर महोदय ने बताया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त महल को क्या कहते हैं, सुगाडग कहते हैं। फायान इसको देवदूतों द्वारा निर्मित कहता है, और एरियन इसे कहता है सुसत एक बतना से भी ये सुंदर है। ये प्रश्न बहुत आते हैं। अब पाटलिपुत्र का प्रशासन, जो पाटलिपुत्र नगर था, इसका प्रशासन कैसे चलता था। तो 30 सदस्यों की कमेटी होती थी, समिति होती थी, जिसमें 5-5 सदस्य 6 समिति में विभक्त होते थे। तो प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति और पंचम षष्ठम समिति। इन समितियों क्या कार्य थे इसको देखते हैं। सभी समिति में 5-5 सदस्य होते थे। कुल मिलाकर के ये 30 सदस्यों की एक समिति होती थी जो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन देखती थी। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती है, जो भी उद्योग है उनका ये निरीक्षण करती है। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, जो भी विदेशी आते हैं व्यापार के लिए, किसी भी कार्य के लिए, इनका पूरा विवरण रखती है। तृतीय समिति ये जन्म मरण का लेखा जोखा रखती है, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग, ये जन्म मृत्यु का रजिस्टर बनाती है। तृतीय समिति जो है जन्म मरण का लेखा जोखा रखती है, जिसके जन्म मृत्यु रजिस्टर का निर्माण करती है। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती है। और पंचम समिति ये जो है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती है। उसमें देखती है कोई भी व्यक्ति जो वस्तुएं निर्मित हैं उसमें किसी भी प्रकार से बेईमानी तो नहीं कर रहा है, उस पर बहुत कड़े दंड विधान थे। छठी समिति बिक्री कर वसूलती थी, जो एक विक्रय मूल्य का 1/10 होती थी। इस तरह इन 6 समितियों से पाटलिपुत्र नगर का संचालन किया जाता था। इसी तरह सैन्य प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की 6 समिति होती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, जिनसे सेना का प्रशासन किया जाता था। तो सैन्य प्रशासन की समिति देखते हैं। प्रथम समिति यह जल सेना की व्यवस्था करती थी। मौर्य काल पहला एक ऐसा शासन काल है जिसमें जल सेना पर महत्व दिया गया था। इसकी एक विशेषता और है कि उस समय मौर्य काल में जो जलयान बनते थे, उतने बड़े जलयान पूरे विश्व में कहीं नहीं बनते थे। जलयान पर राज्य का एकाधिकार होता था। तो प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था देखती थी। द्वितीय समिति सामग्री, यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तृतीय समिति पैदल सेना की व्यवस्था करती थी। चतुर्थ समिति अश्वारोही सेना की, और 5वीं समिति गज सेना की व्यवस्था करती थी। छठी समिति रथ सेना की व्यवस्था करती थी। उस समय हाथियों की बहुत महत्व था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस को हराता है तो सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट स्वरूप देता है, जिससे सेल्यूकस अपने विरोधियों को परास्त कर सके। तो इन 6 समितियों के माध्यम से सैन्य प्रशासन का संचालन होता था। मेगास्थनीज के कुछ अन्य उल्लेख हैं, जैसे भू राजस्व कहता था कि 1/4 है। सोने की खान का उल्लेख करता है। उत्तरापथ मार्ग ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, सबसे लंबा मार्ग है ये।
ये तक्षशिला की पुष्कलावती से पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्त तक जाता था। तो ये उत्तरापथ मार्ग का उल्लेख करता है। उत्तरापथ मार्ग कहाँ से है? ये गांधार के पुष्कलावती से, पुष्कलावती तक्षशिला का एक महत्वपूर्ण नगर है, वहाँ से, मतलब अफगानिस्तान से ये ताम्रलिप्ति बंगाल तक ये लंबा मार्ग था। कुछ इसकी विवादित बातें हैं। जिन पर भरोसा नहीं किया सकता है, जैसे भारत में दास प्रथा का अभाव। ये बताता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य जो चाणक्य हैं भारत में 9 प्रकार के दासों का वर्णन करते हैं। तो उस समय दासों की स्थिति इतनी अच्छी थी कि मेगास्थनीज को लगता था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। दूसरा, लेखन कला का अभाव बताता है, जो गलत है। भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त बताता है। यहाँ से प्रश्न बहुत आता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में बांटा है? तो 7 जातियों में बांटा है। कौन 7 जातियाँ हैं? पहला है दार्शनिक, दूसरा अहीर या ग्वाल, तीसरा है किसान, चौथा है कारीगर या शिल्पी, पांचवा है निरीक्षक, छठवां है सैनिक, सातवां है सभासद। वास्तव में जातियां नहीं थी, ये कार्य करने वाले लोग थे, जिनको भ्रमवश मेगास्थनीज जाति के रूप में वर्णित करता है। इन 7 जातियों में सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। ये प्रश्न बहुत आते हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में बांटा है? तो 7 जातियों में बांटा है। सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो किसानों की थी। 7 जातियाँ कौन कौन थी? दार्शनिक, अहीर या ग्वाल, किसान, कारीगर या शिल्पी, निरीक्षक, सैनिक और सभासद। मेगास्थनीज एक बात और कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था, जबकि सोहगौरा और महास्थान जो अभिलेख है वो अकाल के समय में अन्न वितरण का उल्लेख करते हैं। इसका मतलब यह है कि मेगास्थनीज जब आया तो उस समय मौर्य काल की जो प्रणाली थी, अन्न वितरण प्रणाली थी, इतनी अच्छी थी कि अकाल काल में किसी को दिक्कत नहीं होने देती थी। इसी कारण मेगास्थनीज लिखता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था। कुछ अन्य लेखक हैं, यूनानी लेखक स्ट्रेबो एवं जस्टिन, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहता है। एरियन और प्लूटार्क ये चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहते हैं। ये प्रश्न बहुत आते हैं, सैंड्रोकोट्स कौन कहते हैं, एंड्रोकोट्स कौन कहते हैं। फिलार्कस ये चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्टस कहता है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? तो विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। प्लूटार्क कहता है कि उसने चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौट डाला था, उस पर अधिकार कर लिया। जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहता है। एपियानस चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य 305 ईसा पूर्व युद्ध का वर्णन करता है। स्ट्रेबो सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। ये सब जो विदेशी यूनानी लेखक हैं उनसे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। प्लिनी मिस्र शासक टालमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा। तो ये उस समय के जो भी मौर्य शासक थे उनके बारे में जानकारी मिलती। एथेनियस का, इनके स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, ये स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इन स्टेटमेंटों को जरूर याद करिएगा। एथेनियस यूनानी लेखक बिंदुसार तथा सीरिया के एंटियोकस के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण देता है, जिसमें भारतीय शासक ने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने सूखी अंजीर तथा मदिरा बिंदुसार को दी थी, दार्शनिक देने से मना कर दिया। कहा कि यूनानी समाज में दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताते हैं, जबकि पुराणों में उसे वृषल कहा गया है। पुराणों में उसे निम्न कुल कहा गया है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या निम्न कुल का बताया गया है। ये प्रश्न आता है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल या वृषल बताया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। कौन ग्रंथ उसे क्षत्रिय मानते हैं? तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। इन्हीं जैन ग्रंथों में उसके मृत्यु का उल्लेख है। उसके बाद बिंदुसार होता है, ये आजीवक संप्रदाय को मानता है। उसके बाद अशोक, जिसके समय में बौद्ध धर्म भारत का प्रमुख धर्म
बनता है। इसी के साथ मौर्य काल के साहित्यिक शोध समाप्त होते हैं। धन्यवाद।